नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। हम सब समझते हैं कि अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसमें भी सबसे आगे जाकर ये जो ऑनलाइन मीडिया है ये एक आज़ाद मीडिया है। यूट्यूब है, इंटरनेट है, वेब पोर्टल्स हैं, ये सब स्वतंत्र हैं और आज़ाद हैं और इनके ऊपर किसी का वश नहीं चलता। इंटरनेट फ्री है, स्वतंत्र है, लेकिन इंटरनेट की स्वतंत्रता को जो पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं वो इसको ध्यान से देखें, उनके लिए बहुत काम की जानकारी है। और जिन लोगों को पत्रकारिता में और न्यूज़ में और दुनियादारी में रुचि है वो भी देखें। जिनको अमीरों और ये जो इंटरनेट के ज़रिए बड़े बड़े अरबपति जो घोटाले करते हैं उनको समझना उनके लिए, और क्राइम के नज़रिए से भी ये बड़ी खबर है। और ये खबर उसके लिए भी बड़ी खबर है कि किस तरह से एक 22 साल का लड़का फ्रॉड कर कर के पूरी दुनिया को उथल से पुथल कर देता है। कहानी बेहद टेढ़ी है और इस कहानी में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो ऑन एयर मैं बोल रहा हूँ, जो इंटरनेट पे खबर आप पढ़ते हैं, ये सारी की सारी खबरें किसी की मर्जी से तय होती हैं कि लोगों को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। और ये मर्जी वो नहीं है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का एल्गोरिदम है वगैरह वगैरह। कहानी इससे बड़ी है। आप चाहें तो अपना अतीत बदल सकते हैं, अपने अतीत को डिलीट कर सकते हैं। एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन सामने आया है, वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर छापी है और ये इन्वेस्टिगेशन दुनिया की सबसे बड़ी जो झाड़ू निडर पत्रकार कंपनी ने निकाला है। ये एक ऐसी संस्था है जो जब कहीं भी कोई घोटाला होता है, गड़बड़ी होती है और उसकी खबर अगर कोई पत्रकार अपने देश में या अपने अखबार में या अपने संस्थान में नहीं छाप सकता है और वो खबर इंटरनेशनल लेवल की है, तो आप इनके पास पहुंच जाइए, ये आपको बाकायदा स्थान देंगे। पूरी खबर को तफसील से समझेंगे, उस तरीके को समझेंगे, उस खेल को समझेंगे, सरल तरीके से जानेंगे कि किस तरह से इंटरनेट को भी कुछ अमीरों, कुछ अपराधियों, कुछ नेताओं और दूसरे लोगों ने अपनी मुट्ठी में कैद करना शुरू कर दिया है। मैं अभी आया। स्टोरी किलर्स यानी खबरों की हत्या करने वाले, ये टाइटल है उस इन्वेस्टिगेशन का जिसको फॉरवर्डेड स्टोरीज ने अंजाम दिया है। फॉरवर्डेड स्टोरीज ने 50,000 से ज़्यादा दस्तावेजों की पड़ताल की है। 100 पत्रकार को इसमें लगाया गया है और इसमें 30 अलग अलग न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन, 30 अलग अलग समाचार संस्थान भी शामिल रहे हैं। और इस पूरे बड़े इन्वेस्टिगेशन को वॉशिंगटन पोस्ट ने अच्छी जगह दी है। फॉरवर्डेड स्टोरीज का अपना भी एक प्लेटफॉर्म है जहां पर वो खुलासा करते हैं, और जो खुलासा फॉरवर्डेड स्टोरीज ने किया है वो चौंकाने वाला है। इस खुलासे के बाद आप कांप जाएंगे, डर जाएंगे और आपको ये लगेगा कि हम किस दुनिया में हैं। कहानी शुरू करता हूं उदाहरण से, समझने में आसानी होगी। हमारे यहाँ पे नोटबंदी हुई थी। नोटबंदी की बहुत सारी तस्वीरें आई थी। कहीं कोई रो रहा है, कहीं कोई तड़प रहा है, बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं, कोई भूख से मर रहा है। इंटरनेट भरा हुआ था, दिन रात यही सब छप रहा था। अब अगर आप डिमोनेटाइजेशन करके सर्च करें गूगल पे इमेजेस में, तो आपको मुश्किल से 100 इमेज मिलेंगे और वो सारी हृदय विदारक तस्वीरें इंटरनेट से गायब हैं। कहाँ गई? एक और दौर याद कीजिए जब लोग पलायन करके जा रहे थे। लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर पीटा जा रहा था, पुलिस वाले पीट रहे थे। 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर लोग सफ़र करके जा रहे थे। आप पुरानी तस्वीरें निकालने की कोशिश करिएगा, पुरानी खबरें निकालने की कोशिश करिएगा, गिनती की खबरें मिलेंगी। कहाँ गई? आज जो आप देख रहे हैं अडानी हिंडनबर्ग वाला मामला, 5 साल बाद ये खबरें मुश्किल है मिलना। और ये भी संभव है कि ये खबरें एक डिसइंफॉर्मेशन वाली खबर के नीचे दब जाएं। कैसे दबती है ये हम आगे अभी समझेंगे इस शो में। तो ये पूरा का पूरा जो आप तंत्र देख रहे हैं ये कैसे आता है, इसको हम स्टोरी में समझेंगे। और ये स्टोरी है एक कंपनी की जिसका नाम है एली मिनेलिया।
एली मिनेलिया का पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है फॉरबिडन स्टोरीज ने, और एली मिनेलिया का मोडस ऑपरेंडी इससे पता चलता है। लेकिन इससे पहले आप समझेंगे कि ये कितनी बड़ी कंपनी थी, ये हम समझें। एली मिनेलिया के करीब 6 साल में 1500 क्लाइंट बन चुके हैं। इसमें सजा याफ्ता मुजरिम, ऐसे मुजरिम जिन पे अभी मुकदमे चल रहे हैं, सजा घोषित नहीं की हुई है, जैसे विजय माल्या टाइप के। इसके अलावा बड़े बड़े कॉरपोरेट बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज, इन लोगों के जितने भी काले कर्म हैं उनको दबाने का काम एली मिनेलिया करती है, एलिमिनेट करने का काम करती है। एली मिनेलिया वो डस्टर है जो आपके अतीत को साफ करता है। ये कैसे करती है इसको समझना होगा, और ये समझने की कोशिश की है फॉरबिडन स्टोरीज ने, और उसने 50,000 रिकॉर्ड खंगाले हैं, जिसके बाद पता चला कि ये कंपनी करोड़ों डॉलर बना चुकी है सिर्फ अपनी इस गैर कानूनी टैक्टिक्स से। और इसको कहा जाता है ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट इंडस्ट्री। और ये बेसिकली है एक तरह का सैबोटेज, एक तरह का डिसइंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, जिसमें बुरी खबरों को इंटरनेट से हटा दिया जाता है। और ये कानूनन होता है, इसलिए कानून का मिसयूज का भी मामला है। 2015 से लेकर 2021 के बीच में 6 साल में इतना बड़ा साम्राज्य बनाने से पहले एली मिनेलिया ने क्या क्या धतकर्म किए, इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका जो मालिक है सांचेज, वो कहाँ से आया और उसको एक बिजनेस आइडिया कैसे आया। उसके बगैर आप चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं। स्पेनिश एंटरप्रेन्योर है, नाम है मारियो सांचेज, और वो एक बहुत गरीब लड़का था और सरकारी अनाथालय में, चिल्ड्रंस होम में पला बढ़ा था। जब वो 12 साल का था, उसने एक स्थानीय बिजनेसमैन के ऊपर आरोप लगाया कि उसने उसको मोलेस्ट किया है। कुछ समय बाद ये लड़का बड़ा होता है तो उसने सबको, और ये खबर बहुत बड़ी खबर बनी थी क्योंकि उस बिजनेसमैन को सजा हुई, जेल गया, बहुत हंगामा हुआ। जैसे पिछले दिनों वो लड़की जब कार के नीचे आ गई थी तो उसकी सहेली को किस तरह से बहुत तगड़ा वाला डिफेम किया गया था। बाद में पता चला कि वो लड़की शराब पिए हुई थी। ये बात के इन्वेस्टिगेशन में आया, जिसको मीडिया ने उसको गायब कर दिया। लेकिन वो लड़की जो जीवित है, उसके साथ में बहुत सारे जो होना था वो हो गया। कई लोग इस तरह की कंडीशन में आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो एली मिनेलिया ने का जो शेप लिया, उसने वो ऐसे लिया कि ये लड़का जब 12 साल का था, इसने बिजनेसमैन को जेल भिजवा दिया। बाद में जब थोड़ा बड़ा हुआ, इसकी बिजनेसमैन के साथ कोई डील हुई, पहचान क्या हुआ भगवान जाने। लेकिन इसने अपने आरोप वापस ले लिए और कहा कि मैंने ऐसे ही लगा दिए थे, और उसने कुछ नहीं किया था। कोर्ट से उस बिजनेसमैन को फ्री कर दिया गया। और उसके बाद इस आदमी ने कहा कि मैं अपना पूरा इतिहास साफ करूंगा भाई, अब मेरे बारे में ये जो छपा था, इतना कवरेज हुआ था, इसको मैं गायब करूंगा। उस आदमी ने उसके बाद से एक मिशन में जुट गया कि इंटरनेट से इन चीज़ों को गायब कैसे करना है, और उसने अपने पुराने रिकॉर्ड को पूरे इंटरनेट से हटा दिया। और जब वो इस रिकॉर्ड को हटाता है तो उसके साथ साथ वो एक चीज़ सीखता जाता है कि इंटरनेट पर पीछे की चीज़ों को गायब कैसे किया जा सकता है और इमेज मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। अपने दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करके उस आदमी ने इसको बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट कर दिया। उसने कहा कि अब मैं यही काम करता हूँ। तो जितने बुरे काम करने वाले लोग हैं, जिनको अपनी साख बचानी है, वो सारे के, देखिए अभी राहुल गांधी ने बहुत कुछ ऐसा कहा था संसद में, जिसमें अडानी जी और मोदी जी का नाम लिया गया था। जहाँ जहाँ उनका नाम था वो पूरा कार्रवाई से निकल गया। कार्रवाई से निकल गया मतलब ये कि आज से 4 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद अगर आप संसद की कार्रवाई निकालेंगे और जानना चाहेंगे, क्योंकि ये रजिस्टर हो रहा है इतिहास में, उस वक्त क्या बहस हुई थी, तो उसमें वो सारे नाम और वो सारी बातें गायब मिलेंगी। लेकिन ये एक सदन की कार्रवाई से निकली है तो चलो मीडिया से भी, लेकिन जो मीडिया में छप चुका है उसको अगर दुनिया की कार्रवाई से निकालना है तो एली मिनेलिया वो काम करती है, और वो काम उसने चालू किया। आपको तो पता ही है कि कंपनियां अपनी पीआर फर्म हायर करती हैं, वो तारीफ के पुल बांधती हैं, कंपनी के प्रोडक्ट की तारीफें आती हैं, कई तरह की चीज़ें आती हैं, नई गाड़ी आती है, हर तरफ तालियां बज रही होती, कितनी महान गाड़ी है, इसमें ये है वो है फलां ढिमका, ये इतिहास की सबसे बढ़िया गाड़ी है। ये सब पीआर कंपनियां करती हैं, बहुत सारी तारीफ़ें छपवाती हैं, अखबारों को विज्ञापन दिए जाते हैं ताकि अखबार चुप रहें, कुछ ना बोलें। नेगेटिव कवरेज तो होता ही नहीं बिजनेस में।
तो वो सब चीज़ें होती हैं। तो उसके साथ साथ जो नेगेटिव हो गया है उसको कैसे मैनेज किया जाए, ये काम सांचेज ने सीख लिया और इसने 2013 में कंपनी बनाई, 2015 में उसने फंक्शन शुरू कर दिया और ये दुनिया भर के कई शहरों में इसका फुटप्रिंट दिखाई देता है एलिमिनेलिया का। आप सोचिए कहाँ नहीं पहुंची। और इसकी जो टैक्टिक्स थी उसको ब्लैक हैट कहा जाता था और अनएथिकल कहा जाता था, लेकिन ये चल रहा था। जो स्टोरी है उसको मैंने बताया कि 100 पत्रकार और 30 न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन ने इन्वेस्टिगेट किया और उसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद में ये सच सामने लाए। एलिमिनेलिया के क्राइम जो क्लाइंट हैं उसके बारे में अगर मैं भी बताऊंगा कि वो करता कैसे था, ये काम इंटरनेट से हटाता कैसे था। जो क्लाइंट हैं उनमें बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग हैं और 2015 से 21 के बीच में वो हज़ारों लाखों स्टोरीज इंटरनेट से हटवा चुका है। उसके ऊपर जब ये आरोप लगे तो उससे कहा गया कि भाई आप अपनी सफाई दीजिए, तो उन्होंने कोई भी जवाब देने से मना कर दिया। और उनका जो वकील है एलिमिनेलिया का, उसने कहा कि कोई भी जवाब कंपनी नहीं देगी इस मामले में, क्योंकि ये हमारे जो बिजनेस सीक्रेट हैं हमारे, और एक कस्टमर्स की जानकारी इसके ज़रिए पब्लिक में जा सकती है, इसलिए हम जानकारी नहीं देंगे। यानी एलिमिनेलिया ने कोई भी जानकारी देने से इसमें इनकार कर दिया है। लेकिन जो जानकारियां इन्वेस्टिगेशन से आई हैं उसके हिसाब से जो अमेरिका के क्लाइंट हैं गिनती भर, क्योंकि वो तो बहुत सारे देशों में दुनिया भर में कर रहा था, 50 देशों में, उसमें एक पॉपुलर रियलिटी टीवी शो पर्सनैलिटी है और उसको पब्लिकली उस पर यह आरोप लगा था कि उसने किसी को सेक्सुअल मिसकंडक्ट का आरोप लगा था। इसके अलावा एक कैलिफोर्निया की बायोटेक कंपनी है, उसका जो मालिक है उसको भी फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले में गिरफ्तार किया गया था। और उसने अब उसके ऊपर एक और आरोप है कि उसने जो है वो एक हिटमैन को हायर किया और अपने बिजनेस पार्टनर की हत्या करवा दी। ये उसके ऊपर आरोप लग रहा है और इसके सारे के सारे रिकॉर्ड गायब किए जा रहे हैं। एक रिलीजियस चैरिटी है, धार्मिक चैरिटी शिकागो में, उसके भी ऊपर आरोप लगे थे, उनको भी इसने वॉश कराया। ये जो जानकारियां मिली हैं। और इटालियन स्पाईवेयर कंपनी है एक, उसके ऊपर भी सर्विलेंस टेक्नोलॉजी बेचने का आरोप लगा था, जैसे कि ये जो आपकी इजराइल वाली कंपनी है, उस तरह के आरोप को भी वो वहाँ से इंटरनेट से वॉश करवाया है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों को भी कुछ को उसने वो कराया है। और सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था एक 14 साल की लड़की को, उसके मामले में भी एलिमिनेलिया को वापस बचाया गया है, मतलब एलिमिनेलिया ने रिकॉर्ड वॉश कराया। अब बात टिक जाती है कि भाई ये सांचेज साहब जो हैं इनके पास वो तरीका कौन सा था। ये साम दाम दंड भेद से पुराना रिकॉर्ड गायब कराते हैं। इनके 3-4 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आपकी स्टोरी अगर गूगल सर्च में आ रही है, कहीं पे आ रही है, तो उस स्टोरी को रिपोर्ट करेंगे बार बार अलग अलग जगहों पे, और रिपोर्ट करने के बाद उनकी कोशिश होगी कि ये स्टोरी रैंकिंग में नीचे आ जाए, यानी गूगल के सर्च में पहले दूसरे पन्ने में ना आए, नीचे आ जाए। पहला तरीका। दूसरा तरीका, वो नोटिस भेजते हैं होस्टिंग कंपनी को। मान लीजिए ब्लैक रॉक या गोडैडी से आपकी वेबसाइट की होस्टिंग होती है, वो गोडैडी को कहेंगे कि ये आपके सर्वर पे एक आपत्तिजनक कंटेंट पड़ा हुआ है, ये कंटेंट ऐसे 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 गलत है, मैं वकील साहब आपको नोटिस भेज रहा हूँ, इसको या तो आप हटा लो नहीं तो हम आप पे मुकदमा करेंगे। ऐसे करके कुछ लोगों को काबू में ले लेते हैं, हटवा देते हैं। मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को नोटिस भेज दिया। ऐसे मेरे पास, मैंने आपको बताया था वोडाफोन आइडिया का आया था नोटिस, मैंने कहा नहीं हटेगी खबर, लेकिन उस झंझट में कई यूट्यूबर से हटवा दी होगी उन्होंने खबर, प्रेशर में। तो इस तरह से अलग अलग तरह से वो दबाव बना के खबरें हटवाते हैं। लेकिन ये तरीका एक सादा तरीका है, सबको समझने वाला है। इसके अलावा वो कॉपीराइट क्लेम भी फर्जी डालते रहते हैं, रिपोर्ट भी करते रहते हैं। आपकी पूरी की पूरी वीडियो को सुनेंगे ध्यान से पूरी, और उसमें देखेंगे वो कौन कौन से शब्द हैं जिन पे आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है, डाल देंगे। आपका वीडियो उड़वा सकते हैं, उस पर स्ट्राइक करवा सकते हैं,
ये सब काम में लग जाते हैं। तो इससे करके वो काफ़ी पुरानी चीज़ें हटवाते, पहली चीज़। इसके अलावा जिन न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस की, मान लीजिए आज तक की खबर आई है, वो उस आज तक को नोटिस भेज के उनको कहेंगे कि इस खबर पर मुझे ऐतराज़ है, आप हटाइए इसको। आज तक भी कहेगा कि भाई कोर्ट में जाके इतना मुकदमा करने से अच्छा है 6 महीने पुरानी खबर है, अब जितना लोगों को पढ़ना था पढ़ लिया, हटा दो भाई। आपने देखा होगा कि बहुत सारी खबरें, जब आप फेसबुक पे आपने देखा होगा मेमोरीज आती हैं। आपने 2-4 साल पहले अगर किसी खबर की लिंक को शेयर किया होगा तो कई बार ये होता है उन खबरों में से कुछ एक लिंक गायब हो चुके हैं। इसलिए गायब हो चुके हैं कि वहाँ पे जब आप उसको खोलेंगे तो एरर 404 आएगा। इसका मतलब वो पेज वहाँ पर अब एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको डिलीट कर दिया गया। हालांकि उसको हासिल करने का एक और तरीका, उस लिंक को उठाइए, वेबैक मशीन पे जाइए, वो आपको मिल जाएगी। वेबैक मशीन पूरी दुनिया का इंटरनेट का आर्काइव है। जो जो इंटरनेट पे डल रहा है वहाँ रजिस्टर होता जा रहा है, आप उसको हटा नहीं सकते। अगर आप हटाएंगे आपकी वेबसाइट से हट जाएगा, लेकिन वहाँ फिर भी रहेगा। खैर, तो वो हट गई हैं, तो इस तरह से उसको हटवा दिया जाता है। लेकिन इसके बाद भी मान लो कोई नहीं मानता। जैसे वॉशिंगटन पोस्ट की एक खबर आई है, जैसे मान लीजिए हिंडनबर्ग की वेबसाइट पर कोई खबर पड़ी हुई, जाहिर बात है कि अडानी जी अब जैसे ही हिंडनबर्ग से अपने बचने की कोशिश होगी या जो भी होगा, तो अपना पुराना रिकॉर्ड साफ करवाएंगे। नीरव मोदी भी ऐसी कंपनियों को कहेंगे भाई पुराना रिकॉर्ड साफ करो। इसी तरह से माल्या साहब भी बोलेंगे, विजय माल्या, पुराना रिकॉर्ड साफ करो। और क्या पता साफ करवा दिया गया हो, क्योंकि इस कंपनी, क्या पता इसी कंपनी से साफ करा हो, इसका तो कोई पता तो है नहीं किस किस देश में किस किस कंपनी के साथ किया है, वरना आज कुछ और ही हंगामा हो रहा होता। तो इस पूरे प्रोसेस के बीच में जब आपने मना कर दिया, मान लीजिए हिंडनबर्ग रिसर्च जो है उसकी जो वेबसाइट है वो तो नहीं हटाएगी ना स्टोरी, तो इनके पास में सैकड़ों वेबसाइट का नेटवर्क है, पूरी टीम है। और वो टीम फिर क्या करती है कि हिंडनबर्ग रिसर्च की जो फाइंडिंग्स हैं उसको सबको निकाला जाएगा, उस खबर को पूरा निकाला जाएगा, फिर उस खबर को दोबारा लिखा जाएगा। उस खबर में जो इन्फॉर्मेशन है उसको बदल दिया जाएगा, उसकी टांग तोड़ दी जाएगी, यानी डिसइंफॉर्मेशन बना दिया जाएगा उसको। और मिलते जुलते कीवर्ड, मिलते जुलते लॉन्ग टेल कीवर्ड करके पूरी कहानी ऐसे सजाई जाएगी कि गूगल का जो एल्गोरिदम है, गूगल के जो बॉट हैं, वो ये माने कि ये इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट में ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा एक एज इसको ये भी रहेगा कि ये इन्फॉर्मेशन उसने बाद में पब्लिश की है, गूगल पे ऊपर आ जाएगी। इसी तरह की 6, 7, 8, 10, 15, 20 जो वेबसाइट से ये खबरें डाली जाएंगी और इन खबरों को शेयर करके ऐसे करके इसको ट्रेंड कराया जाएगा, ताकि ये खबर वहाँ पर ऊपर आ जाए, गूगल को लगे इस न्यूज़ की अथॉरिटी ज़्यादा है, ये खबर ज़्यादा ऑथेंटिक लग रही है, और उसको ऊपर डाल दे। जैसे कि जनसंख्या वाली वेबसाइट का मैंने उदाहरण आपको बताया। और जो असली खबर है वो पता चला तीसरे या चौथे पेज पे चली गई, क्योंकि उससे ज़्यादा पावरफुल खबरें ऊपर आ गई। तो ये उसको डिजाइन करने के एक्सपर्ट हैं इसके लोग, इस तरह से भी खबरों को हटाते। तो कुल मिला के बहुत सारे तरीके अपना के ये आपका कॉपीराइट क्लेम कर देंगे, आपकी जो स्टोरी है उस पर किसी से करवा देंगे। बहुत सारे लोग, मेरे पास मेरा कंटेंट कम से कम 2000 चैनल्स पे पड़ा हुआ है। जब कोई बहुत ज़्यादा उसमें छेड़छाड़ करता है, जैसे पिछले दिनों उत्तराखंड का एक चैनल था, बड़ा उनका नाराज़गी के साथ मेल आया कि आपने मुझे स्ट्राइक दे दिया, मैं तो ये आपका प्रचार कर रहा था। तो मैंने देखा उन्होंने मेरे बारकोड हटाए हुए हैं, उन्होंने मेरे सब कुछ हटा के और अपना कंटेंट बना के डाला हुआ है, तो मैंने उनको स्ट्राइक दिया। बाकी जो ऐसा का ऐसा वीडियो डाल देते हैं उससे मुझे इसलिए एतराज़ नहीं होता, कोई बात नहीं यार, उनके भी दर्शकों को जानने दो। और हर यूट्यूबर को अधिकार है कि अगर मेरे वीडियो डाल के अगर मान लीजिए उसको 100-200 व्यूज़ मिल जाते हैं, तो मैं अक्सर ये करता हूँ कि जो यूट्यूब पे व्यवस्था है, आप 7 दिन का नोट, इनको भी मैंने वही दिया था कि आप एक नोटिस देते हैं, 7 दिन के अंदर आप इसको हटा लीजिए। अब इस 7 दिन में भी अगर मुझे कोई संपर्क करता है कि नहीं साहब देखिए आपका कंटेंट ऐसे पड़ा हुआ है, पड़ा रहने दीजिए वगैरह वगैरह, तो मैं उसको भी वापस ले लेता हूँ। इन साहब ने ये सोते रहे, इनको स्ट्राइक आ गया। खैर, तो कॉपीराइट जो होता है, मेरा सैकड़ों वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, मेरे वीडियो पड़े हुए हैं, यथावत पड़े हुए हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। छेड़छाड़ करेंगे, काट के निकालेंगे तो मुझे लगता है ये चोरी है। तो खैर, तो इस तरह से वो बहुत सारे कॉपीराइट क्लेम कर करके आपके वीडियोस को स्ट्राइक कराने की कोशिश करते हैं।
बहरहाल हर तरीके से घूम फिर के ये कंपनी पुरानी इंफॉर्मेशंस को इंटरनेट से हटाती है, आपके अतीत को साफ करती है और आपकी इमेज को साफ करती है, और इस प्रोसेस में जो अपराधी हैं, बुरे लोग हैं, उन सबको साफ करती है। लेकिन बड़ा सवाल, ये वीडियो पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए, पत्रकारों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, हमको जब ये असेस करते हैं कि कौन सा मीडियम कितना पावरफुल है, तो आज भी हम ये मानते हैं कि प्रिंट से ज़्यादा पावरफुल कुछ नहीं है। प्रिंट में पत्रकार ने जो लिख दिया वो लिख दिया, और वो गलत लिख नहीं सकता क्योंकि उस पर डिस्प्यूट हो सकता है। टीवी पार्शियली पावरफुल है, पावरफुल एक माध्यम के तौर पे, मतलब इतना सशक्त है कि जो हो रहा है वैसा का पैसा दिखाने की क्षमता किसमें। अब टीवी में अगर मोदी जी की सभा हो रही है और आप खाली सीटों की तरफ कैमरा घुमा दें तो सीटें खाली, 50 आदमी जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ कैमरा घुमा दें तो सीटें भरी हैं। अन्ना के आंदोलन में अगर 500 लोग भी होते थे तो जो न्यूज़ चैनल्स की जिप जाती थी उसके साथ जो वाइड एंगल लेंस का कैमरा होता था वो ऐसा दिखता था दूर दूर तक भीड़ है। अब वो कहाँ क्या था अब समझ में आ रहा है। तो इस तरह से टीवी भी एक कमज़ोर मीडियम है क्योंकि वो मीडियम ईमानदारी से पास नहीं कर रहा। लेकिन ये जो इंटरनेट है, जिसको हम ये मानते थे एक आज़ाद मीडियम है, कोई भी आदमी अपनी वेबसाइट बना के खबरें डाल सकता है, कोई भी आदमी यूट्यूब पर वीडियो बना सकता है, लेकिन इस मीडियम के भी आज़ाद होने के 100% गारंटी नहीं ली जा सकती क्योंकि इस मीडियम में भी हेर फेर का खतरा है। अखबार में एक खबर छपती है, वो रिकॉर्ड बन जाती है, लिखा हुआ शब्द आपका पीछा नहीं छोड़ता। आप 500 साल बाद भी अगर उस खबर को निकालेंगे तो गवाही देगी। टीवी का रिकॉर्ड टीवी चैनल से उड़ जाता है, एक समय के बाद में नहीं मिलता है। और अब इंटरनेट में तो आप पुराना रिकॉर्ड मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो इंटरनेट, जिसको हम बहुत सशक्त मीडियम मान रहे थे, इसके मीडियम होने में भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि न्यूज़ मीडियम के मामले में ये मेरा सुझाव है, मैंने पहले भी इस पर बात की है अलग अलग, जैसे मैं सेमिनार्स वगैरह में जाता हूँ, तो न्यूज़ स्टोरी एक बार फाइनल होने के बाद लॉक हो जानी चाहिए। उसमें बदलाव का कोई स्कोप किसी भी न्यूज़, जो साइट न्यूज़ के तौर पर रजिस्टर है, गूगल को भी ये करना चाहिए कि अपने सर्च इंजन में हम उसको तभी स्थान देंगे जब वो लॉक हो जाएगी। उसके बाद दुनिया की कोई ताकत उसको मॉडिफाई नहीं कर सकती, ना हटा सकती। प्रिंट में भी छपने के बाद आप कुछ नहीं कर पाते। और जब तक ये नहीं होगा, इस तरह की एलिमिनेलिया जैसी कंपनियां दुनिया में न्यूज़ का हेर फेर करती रहेंगी। लेकिन ये एक चीज़ हमारे सामने है जो बताती है कि दुनिया में किस स्तर पे पूंजीपति लोग, अपराधी लोग, सेलिब्रिटीज़ लोग, यानी दुनिया का एलीट चीज़ों के साथ खेल रहा है। और ये टिप ऑफ आइसबर्ग है। करोड़ों ऐसी कंपनियां काम कर रही होंगी, लाखों ऐसी कंपनियां काम कर रही होंगी, सैकड़ों ऐसी कंपनियां काम करेंगी, अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग जगहों पे इंफॉर्मेशन मैनिपुलेट कर रहे होंगे। 50 सैकड़ों कंपनियां ऐसा कर रही होंगी और हम जानते भी नहीं हैं। तो हम इस इंटरनेट के एज अ मीडियम कैसे एक बड़ा मीडियम मान लें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको आंखों खोलने वाला लगा होगा। ये वीडियो 2-3 दिन से मैं इसको स्टडी कर रहा था, बल्कि 4 दिन से। मुझे हैरानी हुई कि इसको भारत में बहुत कम कवरेज मिला, ना के बराबर मिला है। अगर कहीं मिला भी हो तो मुझे पता नहीं। इसलिए इस जानकारी को साझा करें, खासतौर पर अपने पत्रकार मित्रों से, मीडिया के लोगों से, और जो लोग खबरों में जानकारी रखते हैं उनको तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पत्रकारिता के जो अध्येता हैं उनको अपने आसपास का ज्ञान होना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद। मैं धन्यवाद करूंगा आपका फॉरवर्ड स्टोरीज़ को और वॉशिंगटन पोस्ट को, जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं और पत्रकारिता को ज़िंदा रखे हुए हैं। फॉरवर्ड स्टोरीज़ वो स्टोरीज़ प्रकाशित करता है जिनको मीडिया हाउसेस प्रकाशित करने से मना कर देते हैं, जो सरकारी दबाव में दबा दी जाती हैं, उसके बाद वहाँ पहुँचती हैं और वो हौसला दिखाते हैं। सलाम है जज्बे को। नमस्कार, जय हिंद।